हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। और समझो आज से फिजिक्स शुरू होता है, यहीं से फिजिक्स शुरू होता है और इस चैप्टर का उपयोग पूरे के पूरे 11 और 12 में होगा और बहुत सारे प्रॉब्लम्स में इसका हम जरूरत महसूस करेंगे, इसकी आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए इसको ध्यान से देखना है, ध्यान से पढ़ना है। फोर्सेज एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। फोर्सेज क्या है ये आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा, संभवतः 8 में भी पढ़ा होगा। आपने पढ़ा होगा कि किसी भी पुश और पुल या पुल किसी वस्तु को खींचते हैं या पुश करते हैं, धक्का देते हैं, तो कहते हैं कि हम फोर्स लगा रहे हैं। चलिए ठीक है, कुछ और भी बात बताएंगे हम इस फोर्स के विषय में जब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को डिफाइन करेंगे, तीनों लॉ को हम पढ़ेंगे तब। अभी हम थोड़ा फोर्स के बारे में और भी कुछ बता दें कि जो फोर्स है, इस फोर्स को हम क्लासिफाई करते हैं कई फॉर्म में। जैसे हम सबसे पहले देखें कि फोर्स तो हम तभी लगा सकते हैं जब वस्तु कांटेक्ट में हो, और फोर्स हम तब भी लगा सकते हैं जब हम कांटेक्ट में नहीं लगावे फोर्स, जैसे फील्ड फोर्स है। लॉज ऑफ ग्रेविटेशन आपने क्लास 8-9 में पढ़ा है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण अर्थ प्रत्येक बॉडी को अपनी ओर खींचती है, पुल करती है, तो यह फील्ड फोर्स कहलाता है। या मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रिक चार्ज है, उसके पास कोई दूसरा पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज लाते हैं, तो एक दूसरे पर फोर्स लगाता है। क्यों फोर्स लगाता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगाता है। किसी चार्ज के चारों ओर अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के सराउंडिंग कोई बॉडी, कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आता है, तो दोनों के बीच एक डायरेक्शन होता है और फोर्स लगता है। तो फोर्स तब लग सकता है जब दो बॉडी कांटेक्ट में हो। फोर्स फील्ड फोर्स भी हो सकता है, बिना कांटेक्ट में आए भी हम फोर्स लगते हुए देखते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स। ये फोर्स फील्ड फोर्स कहलाते हैं। तो पहला हम फोर्स की बात करते हैं कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स का मतलब क्या हुआ कि किसी वस्तु को हमने पुश किया, इस वस्तु को हमने पुश किया या पुल किया, तो हमारे कांटेक्ट में वस्तु है, इसलिए हमारे द्वारा लगाया गया जो फोर्स है वह कांटेक्ट फोर्स है। तो इसको हम कांटेक्ट फोर्स कर सकते हैं। हम किसी टेबल को खींच रहे हैं या किसी बेंच को पुश कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, तो ये सब जो एग्जाम्पल हैं ये कांटेक्ट फोर्स के एग्जाम्पल हैं। लेकिन यदि हम इस मार्कर को छोड़ दें तो मार्कर नीचे की ओर गिरती है, मार्कर पर कोई न कोई फोर्स लगता है, या ग्रेविटेशनल फोर्स है और यह फील्ड फोर्स है, क्योंकि बिना एक्चुअल कांटेक्ट में आए ही दोनों के बीच फोर्स लगता है। यानी इस फोर्स को लगने के लिए एक्चुअल कांटेक्ट में आना जरूरी नहीं है। तीसरे तरह का भी फोर्स हो सकता है। ये तो दूसरा फोर्स हमने बताया, फील्ड फोर्स। और एक तीसरे तरह का भी फोर्स होगा कि सपोज कीजिए कि कोई अटैच्ड, ये हम स्ट्रिंग अटैच्ड है किसी बॉडी से, स्ट्रिंग या स्प्रिंग अटैच्ड है किसी बॉडी से। स्ट्रिंग और स्प्रिंग इज अटैच्ड विद द बॉडी, तब भी फोर्स लग सकता है। जैसे सपोज कीजिए कि एक बॉडी है, यहाँ एक पुली हम रखते हैं, यहाँ से एक स्ट्रिंग से बांध देते हैं, यहाँ हुक लगा हुआ है और इसको एक दूसरा बॉडी यहाँ लटका देते हैं, तो इस स्ट्रिंग पर एक फोर्स लगता है। इस स्ट्रिंग में तनाव होता है, टेंशन होता है, और इस टेंशन के कारण यह बॉडी, अगर इस पर फ्रिक्शन ना हो तो अपने आप यह आगे की ओर बढ़ना शुरू कर देती है। तब इस फोर्स को हम देख पाते हैं, इस फोर्स के कारण मोशन होने लगता है। कोई स्प्रिंग है
तो उस स्प्रिंग को से कोई बॉडी को हम लटका देते हैं तो स्प्रिंग में खिंचाव बल पैदा होता है, और आप जैसे ही उस बॉडी को हटा देते हैं स्प्रिंग अपने नेचुरल स्टेट में अपने आप आ जाता है। आप जब एलपीजी गैस को तौलवाते होंगे तो यह स्प्रिंग बैलेंस से तौलते हुए आपने देखा होगा, तो क्या देखते हैं आप, ये स्प्रिंग स्ट्रेच्ड हो जाता है। उसमें जैसे ही स्ट्रेच आता है आप माप ले लेते हैं, और जैसे ही वेट को आप हटा देते हैं, एलपीजी सिलेंडर को आप हटा देते हैं, स्प्रिंग अपने नेचुरल स्टेट में आ जाता है, अपने पूर्व स्थिति को प्राप्त कर लेता है। तो स्प्रिंग में जो यह खिंचाव बल है यह तभी लगता है जब वह बॉडी से कांटेक्ट में है। कोई स्ट्रिंग हो या स्प्रिंग हो या कोई रोप हो, रस्सी हो, तो उसमें जो तनाव होता है, इस तनाव के कारण फोर्स लगता है। यह तनाव ही अपने आप में एक फोर्स है। ओके, हम इसमें पहले चाहते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन शुरू करें, फिर हम फोर्स के विषय में बहुत कुछ बता दें। थोड़ा मोटा मोटी बात मैं अभी भी बता देता हूं कि वैसे बहुत तरह का फोर्स आपने देखा होगा। जैसे एक फोर्स आपने देखा ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स को आप जानते होंगे, क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा कि अगर दो बॉडी है जिनका मासेज m1 और m2 है, तो उन दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसको हम दिखाते हैं F = G m1 m2 by r² के द्वारा। यह बहुत ही वीक फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रांग फोर्स नहीं है, यह बहुत स्ट्रांग नहीं है इलेक्ट्रिक फोर्स के मुकाबले। इलेक्ट्रिक फोर्स के मुकाबले यह बहुत ही छोटा फोर्स है। आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर 50-50 केजी का, 50-50 किलोग्राम का के दो लड़के एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर हो, तो दोनों आदमी के बीच जो फोर्स लगेगा वह इतना छोटा फोर्स लगेगा, वह होगा ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻7 न्यूटन। अब 10⁻⁻7 का मतलब क्या हुआ कि 1 न्यूटन डिवाइडेड बाय 10⁻7 न्यूटन। यह कितना छोटा क्वांटिटी है। हम आपके दो फ्रेंड साथ साथ जा रहे हैं, चल रहे हैं, और एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी बनाकर चल रहे हैं, तो आप यहाँ बैठे हुए हैं, तो आप दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको फील भी नहीं करेंगे। क्यों फील नहीं करेंगे? क्योंकि फोर्स जो है नेग्लिजिबली स्मॉल है। तो यह फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स के मुकाबले, इलेक्ट्रिक फोर्स के रिस्पेक्ट में यह बहुत ही छोटा फोर्स है। लेकिन यदि दो चार्ज पार्टिकल है और उस पर चार्ज बहुत छोटा हो, माइक्रो कूलम्ब में भी चार्ज हो, तब भी दो इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच का जो फोर्स होगा वह ग्रेविटेशनल फोर्स के रिस्पेक्ट में लगभग 10⁻36 टाइम्स बड़ा होगा। 36 टाइम्स नहीं, बल्कि 10⁻36 टाइम्स बड़ा होगा। और इस फोर्स को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। F = यह फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। F = 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by r²। तो यह हम यहाँ लिख रहे हैं इलेक्ट्रिक फोर्स है, यह ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है। अब मैग्नेटिक फोर्स भी आपने सुना होगा। तो ये मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है कि इसको मैग्नेटिक फोर्स रखिए, FM लिखते हैं इसको। यह भी बराबर होता है अगर M1 और M2 दो पोल्स का पोल स्ट्रेंथ हो, तो ऐसी स्थिति में FM का वैल्यू होता है μ0/4 pi M1 M2 by r²। यह मैग्नेटिक फोर्स है।
यह भी फोर्स एट्रैक्टिव नेचर का भी हो सकता है, रिपल्सिव नेचर का भी हो सकता है। यह इस पर डिपेंड करेगा कि सिमिलर नेचर का पोल है कि डिसिमिलर नेचर का पोल है। इसके साथ साथ आप पढ़ेंगे, जब आप 12 में जाएंगे तब आप पढ़ेंगे एक फोर्स के बारे में जिसको हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। यह न्यूक्लियर फोर्स जो होता है, यह न्यूक्लियस के अंदर, आप जानते हैं कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। एटम के अंदर, एटम में जो मैसिव चीज है, मैसिव पार्ट है, वह न्यूक्लियस है। जिस न्यूक्लियस में बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, जैसे प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, पॉजिटिव मेसॉन है, निगेटिव मेसॉन है, न्यूट्रिनो है, पॉजिट्रॉन है, एक्सेट्रा। बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ पार्टिकल्स हैं इसके अंदर। और आप जानते हैं कि जितना एटमिक नंबर होता है किसी एटम का, तो एटमिक नंबर के बराबर, उस एलिमेंट के एटमिक नंबर के बराबर उस एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि वह न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल कंडीशन में जब वह चार्ज नहीं है, तब जितने इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स में होते हैं, ऑर्बिटल्स में होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर में बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हैं, प्रोटॉन्स हैं, और प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, उनके बीच रिपल्सिव फोर्स लगते रहता है। और इस रिपल्सिव फोर्स के कारण यह तो टूट सकता था, दूर दूर हो सकता था, न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो सकता था, कई फ्रैगमेंट्स में टूट सकता था। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कोई न कोई ऐसा फोर्स है जो सभी प्रोटॉन्स को या सभी अदर पार्टिकल्स को, पॉजिटिव मेसॉन्स को, निगेटिव मेसॉन्स को, सबको बांध के रखता है, सबको एक साथ कलेक्टिव होके रखता है। यह जो एट्रैक्टिव फोर्स है, यह इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज ऑफ पार्टिकल है। ध्यान दीजिएगा, यह इस फोर्स को हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। और यह न्यूक्लियर फोर्स चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है, चार्ज के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। यह न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच भी लग सकता है, यह न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच भी लग सकता है, यह प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच भी लग सकता है, यह पॉजिट्रॉन और मेसॉन के बीच भी लग सकता है। और यह फोर्स जब भी लगता है, इसका नेचर होता है अट्रैक्टिव। न्यूक्लियर फोर्स का नेचर होता है अट्रैक्टिव, और इतने सारे पार्टिकल्स को वह बांध के रखता है। तो यह न्यूक्लियर फोर्स बहुत शॉर्ट रेंज फोर्स है, लेकिन यह ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स से बड़ा फोर्स है शॉर्ट रेंज फोर्स। फर्मियोन में जब डिस्टेंस हो तभी हम न्यूक्लियर फोर्स की बात करते हैं। और यह फोर्स जो होता है लगभग 10 ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 to the power 38 टाइम्स बड़ा होता है। तो ये बहुत सारे फोर्सेज हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इन सारे फोर्सेज के विषय में हम पढ़ेंगे। और हमें अभी फोकस करना है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पर। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। साथ साथ इस पर कैसे हम प्रॉब्लम करेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पर बेस्ट प्रॉब्लम्स कैसे करेंगे, इत्यादि के विषय में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज केवल इस चैप्टर का मैंने इंट्रोडक्टरी क्लास लिया है, आगे हम लोग देखेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या है। थैंक यू सो मच।